नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे दिमाग में जनरली टेररिज्म की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर कुछ विजुअल्स आते हैं। ओसामा बिन लादेन, अभी पहलगाम में जो हुआ वो, पुलवामा में, उसके पहले उरी में, कश्मीर में लगातार 1989 के बाद से जो चल रहा है 26/11 कसाब, ये सारे विजुअल्स हमारे दिमाग के अंदर आते हैं। बट मेरे ख्याल में अगर हम टेररिज्म की बात करें तो हमें सिर्फ उन स्पेसिफिक लोगों या उन स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को ध्यान में रख कर बात नहीं करनी चाहिए। टेररिज्म, एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, हर वो इंसान जो किसी दूसरे इंसान को अपने फ़ायदे के लिए परेशान करता है, जान से मार देता है, धमकी देता है, मेंटली फिजिकली हरास करता है, उसको ईजीली टेररिस्ट ईजीली उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। And the reason why I am attaching these two kind of incidents, these two kind of different personalities एक तरीके से टेररिज्म शब्द के अंदर, वो इसलिए क्योंकि 1993 के अंदर मुंबई के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे बैक टू बैक। कई लोग मारे गए और उसका जो मुख्य आरोपी है, मुख्य कर्ता धर्ता और एग्जीक्यूशनर जो है दाऊद इब्राहिम, वो इस समय पाकिस्तान का जमाई बन के बैठा हुआ है। डेडिकेटेड टेररिस्ट हर तरीके से, चाहे रिलीजन के नाम पे, चाहे इंडिया को हेट करने के नाम पे। बट क्या आपको पता है कि दाऊद इब्राहिम के गैंग के अंदर एक इंसान ऐसा भी था जिससे एक्चुअली दाऊद इब्राहिम भी डरता था। उसका डर इतना ज़्यादा था और उस इंसान ने, जिससे दाऊद इब्राहिम डरता था, उसने एक ऐसा कार्य किया था, एक ऐसा काम किया था जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर उसने एक्शन नहीं लिया तो उसका जो सालों का कमाया हुआ नाम है, जो शोहरत है उसकी, जो रुतबा है उसका एज अ आतंकवादी, एज अ गैंगस्टर, एज अ अंडरवर्ल्ड डॉन, वो मिट्टी में मिल जाएगा। थंबनेल देख के ऑब्वियसली यू नो कि आज मैं बात करने के लिए आया हूँ माया डोलस के बारे में। माया डोलस एक बहुत ही विचित्र किरदार, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, जो शुरुआत तो जिसकी एक मामूली गुंडे के तौर पे हुई थी, पर किस तरीके से वो अलग अलग कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता गया व्हेन इट केम टू वर्किंग विद डिफरेंट अंडरवर्ल्ड डॉन्स। पर किसी का भी सगा नहीं हुआ। बट इवेंचुअली जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्ट हुआ तो दाऊद इब्राहिम के साथ जो उसने धोखाधड़ी की और किस तरीके से दाऊद इब्राहिम ने उसको मरवाया। जी हाँ, शूट आउट एट लोखंडवाला आप लोगों ने मूवी देखी है, उस पार्ट को भी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से दाऊद इब्राहिम ने उसको मरवाया, वो एक ऐसी स्टोरी है विच यू नीड टू नो। और इस वीडियो में मैं आपको उसी गुर्गे के बारे में, उसी माया डोलस के बारे में बताने के लिए आया हूँ। वैसे तो जैसे मैंने कहा कि फेमस है वो, लोग मूवी की वजह से भी जानते हैं। लोगों को कहना कि माया आया था, जो विवेक ओबराय ने जो रोल प्ले किया था। बट आखिर में माया डोलस था कौन, उसकी जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी, उसकी लाइफ कैसी थी, किस तरीके की लाइफ जीता था, किन परिस्थितियों में वो दाऊद इब्राहिम तक पहुंचा, और कौन सा वो कारण था जिसकी वजह से संजय दत्त के एक गाने की वजह से इसकी पिटाई हुई थी। ऐसे कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके बारे में जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपको वो इंसिडेंट भी बताऊंगा जहां पे 6 साल की एक ऐसी दुश्मनी थी, 6 साल की एक ऐसी दुश्मनी थी जिसकी वजह से उसने एक ऐसा कांड किया जिसको किसी भी तरीके से ह्यूमन नहीं कहा जा सकता। आप लोगों में से कई लोगों को याद होगा जे हॉस्पिटल का कांड। ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर जो आपराधिक हरकतें हुई हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल इंसिडेंट्स। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक और इंसिडेंट हुआ था KEM हॉस्पिटल के अंदर, जो माया डोलस ने एग्जीक्यूट किया था, जहाँ पे किस तरीके से निर्दोषों को मारा गया था। इस वीडियो में वो सारी जानकारी मैं दूंगा आप लोगों को। पर इस वीडियो को मैं शुरू करूँ और माया डोलस की ज़िंदगी के बारे में आपको शुरू से बताऊं, उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी कई सारे वीडियोज़ हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। काफ़ी लोग चाहते हैं कि मैं अलग अलग तरीके की वीडियोस बनाऊं। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक दैट यू वांट मी टू स्पीक ऑन, प्लीज़ गो अहेड, सोशल मीडिया पे कनेक्ट करें, आप मुझे मैसेज करें। और अगर मैं उस पर रिसर्च कर पाया और मुझे लगा कि मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा कंटेंट को, तो मैं डेफिनेटली उन सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाना पसंद करूँगा, प्रोवाइडेड आप उनको देखना चाहें तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि कौन था माया डोलस जिससे दाऊद इब्राहिम भी डरता था। माया डोलस को समझने के लिए आपको उसकी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में समझना पड़ेगा। किन परिस्थितियों में वो पैदा हुआ, कहाँ पला बड़ा और शुरुआती ज़िंदगी कैसी रही।
और उसके लिए आपको 1966 में जाना पड़ेगा। आप लोगों में से कई लोग इंक्लूडिंग मी पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पे। 1966 में मुंबई में सायन कोलीवाड़ा करके एक जगह है जहाँ पे रत्न प्रभा डोलस और विठोवा डोलस के यहाँ पे माया डोलस पैदा होता है। पर माया डोलस इसका एक्चुअल नाम नहीं था, बर्थ नेम नहीं था। इसका नाम था महिंद्रा डोलस, महिंद्रा विठल डोलस। एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार, या फिर इस तरीके से कह सकते हो कि आप कि एक बिलो पॉवर्टी लाइन में पैदा हुआ था ये इंसान। महिंद्रा डोलस के 6 भाई बहन थे और उस समय महाड़ा ने, यानी कि महाराष्ट्र हाउसिंग अथॉरिटी ने, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ बिल्डिंग्स बनाई थी और उन बिल्डिंग्स के बाजू में कुछ चॉल्स भी बनाई थी, जो कि मुंबई में काफ़ी प्रचलित सिस्टम है लोगों का रहने का, जहाँ पे हज़ारों फैमिलीज़ एक साथ रहती हैं। कॉमन शेयरिंग स्पेसेस जो स्पेस शेयरिंग जो सिस्टम है वहाँ पे, वो आप लोगों ने देखा है, कई फिल्मों में भी इसको दिखाया गया है। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बाजू में ये चॉल्स भी बनाई गई और इन्हीं चॉल्स में से एक चॉल थी जहाँ पे माया का जन्म हुआ था। अपनी फैमिली के साथ रहा करता था यहाँ पे। अब चक्कर ये है कि जितने भी चॉल्स थे उसके आजू बाजू का जो एरिया था वो गैंगस्टर्स से भरा हुआ था। सारे के सारे, छोटे से लेके बड़े गुर्गे तक, बड़े गुंडे तक, जो अपने आप को मोहल्ले का दादा मानते थे या फिर एक्चुअली जो मोहल्ले के दादाओं को रन करते थे, वो सारे के सारे इन्हीं एरियाज़ के आसपास रहा करते थे। और इसी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट माया जो है बचपन से इन्हीं लोगों के बीच में पला बड़ा था, वहीं पे खेलता कूदता था। तो इसकी दोस्ती बचपन से ही ऐसे लोगों के साथ थी जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे और बचपन से ही आपराधिक चीज़ों के अंदर लिप्त थे। जेल में आना जाना, पुलिस की मार खाना, किसी झूठे केस में भी पकड़े गए तो पकड़े गए, थिंग्स लाइक दैट, जैसा कि अक्सर होता है। पुलिस को और कोई नहीं मिलता तो वो लोगों को उठा के ले जाती है शक के बिना पर। ओवरऑल एक आपराधिक कल्चर जो इसने बचपन से देखा था और यही वो रीज़न था प्रोबेबली जहाँ पे ये बचपन से ही काफ़ी सन की मिजाज का था। थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड, थोड़ा हवाबाज, थोड़ा किस्से कहानियों वाला। और किस्से कहानियों वाला क्यों कह रहा हूँ, ये वीडियो में आगे आप लोगों को बताऊँगा मैं। धीरे धीरे बड़ा होता है। 1966 में पैदा हुआ था, धीरे धीरे बड़ा होता है। 1980 के आसपास की बात है जहाँ पे ये कंप्यूटर कोर्स करने की कोशिश करता है। 2 साल का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स था। ITI में एडमिशन लेता है और 2 साल का कोर्स जो है उसको करने की ठानता है। उस समय घर वालों को एटलीस्ट ये प्रतीत हो रहा था कि ये आगे जाके गुंडा नहीं बनेगा, आगे जाके ठीक ठाक कोई नौकरी वोकरी करके अपने घर में सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली चीज़ों को रन करेगा। 2 साल के बाद ये कोर्स ख़त्म कर लेता है। दिक्कत ये थी कि ये कोर्स करने के बावजूद भी सर्कल जो था दोस्तों का वो क्रिमिनल्स का था। तो मेंटालिटी उसी तरीके की बनती जा रही थी, रहना सहना उसी तरीके का बनता जा रहा था, बर्ताव लोगों के प्रति उसी तरीके की ग्रोथ हो रही थी बेसिकली। अब चूँकि माया डोलस की बात कर रहे हैं और 16-17 वर्ष की इसकी उम्र हो गई थी, तो इसके आसपास क्या चल रहा था और किन लोगों के साथ इसकी बातचीत चल रही थी, किन लोगों के बीच में उठना बैठना था, उसके बारे में भी आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरुण गवली का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अरुण गवली के गैंग में किरण वलवरकर, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, और अगर मैं प्रोनाउंसिएशन महाराष्ट्रीय नाम में थोड़ा गलत हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा महाराष्ट्र के लोगों से। पर चूँकि हम रोज़ ऐसे नामों का उच्चारण नहीं करते हैं तो कई बार गलती हो जाती है, तो पहले से ही हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। बट किरण वलवरकर से इसकी बातचीत होनी शुरू होती है, उसके साथ उठना बैठना शुरू हो जाता है। अब उसकी वजह से ये अरुण गवली गैंग के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो अभी 16 वर्ष का ही हुआ था जब इसका ऑलरेडी एक गैंग के साथ एफिलिएशन हो चुका था किरण की वजह से, और अरुण गवली के लिए काम करना शुरू कर देता है। कुछ समय उनके लिए काम किया, लेकिन जब उनके लिए काम कर रहा था तो वहाँ पे ज़िंदगी में एक परेशानी आ जाती है। परेशानी ये कि महाडा, जो कि महाराष्ट्र हाउसिंग एसोसिएशन डेवलपमेंट जो था, वो लोगों को इन चॉल्स से शिफ्ट कर रही थी दूसरी जगह पे। तो चूँकि इस चॉल में जिसमें ये रहा करता था वहाँ से इनको शिफ्ट करना पड़ा, तो ये आ जाते हैं पूरे परिवार के साथ प्रतीक्षा नगर, वहाँ पे शिफ्ट होते हैं। प्रतीक्षा नगर जब वो अपने परिवार के साथ आता है तो क्रिमिनल गतिविधियाँ जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब छुटपुट जो गुंडे होते हैं उस तरीके की मेंटालिटी इसकी बन चुकी थी और ये अपने आप को अपने गली मोहल्ले का गुंडा समझा करता था, बहुत बड़ा डॉन समझा करता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, शॉर्ट टेम्पर था ये है सच। तो वो प्रवृत्ति थी इसकी, हर किसी से मारपीट करना, गाली गलौज करना, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था कि अगर आप सुन लो उसको और आप किसी सुशिक्षित परिवार से हो तो आपके कान से खून निकल जाए। एनीवेज, पर्सनैलिटी उस तरीके की निकल रही थी, उन लोगों वैसे ही लोगों के साथ उठना बैठना था। माया डोलस अपनी ज़िंदगी की पहली परेशानी झेलता है प्रतीक्षा नगर में, जहाँ पे सुरेश गोरे करके एक इंसान हुआ करता था जो उस मोहल्ले का दादा था। उसको लोग चाटी भाई भी कहा करते थे, है ना विचित्र नाम। इस नाम को ध्यान रखना
क्योंकि ये जो नाम है ये आगे जाके बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है उसी कहानी में जो मैंने आपको कहा था 6 साल की दुश्मनी, जिसको ये कभी भूलता नहीं है। प्रतीक्षा नगर में आने के बाद अपने आप को भाई साहब गुंडा समझ रहे थे, पर यहाँ पे सुरेश गोरे का पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत थी वहाँ पे। तो हुआ यूँ कि चाटी भाई यानी कि सुरेश गोरे और हमारे माया डोलस के बीच में एक बारी झगड़ा हो जाता है। माया डोलस अपना रुतबा दिखाने की कोशिश कर रहा था, अपने पर निकालने की कोशिश कर रहा था, और सुरेश गोरे को वो चीज़ पसंद नहीं थी। झगड़ा होता है, 16 वर्ष का था ये, 15-16 साल का। तो सुरेश गोरे इसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करता है। पहला एनकाउंटर किसी रियल गुंडे के साथ माया डोलस का होता है और ये पिट जाता है। ऐसी पिटाई होती है कि ये प्रतीक्षा नगर छोड़ के वहाँ से भाग जाता है और पहुँचता है कांजूर मार्ग। कांजूर मार्ग जब पहुँचता है तो वहाँ पे इसकी मुलाकात किसी एक और इंसान से होती है, और उस इंसान का नाम था अशोक जोशी। अशोक जोशी एक और गैंग रन किया करता था। वहाँ पे पहुँचने के बाद, जो कि पिटाई विटाई हो चुकी थी, इज्जत पे थोड़ा दाग लग चुका था, वहाँ पे ये अशोक गैंग के साथ जुड़ता है और इवेंचुअली अशोक गैंग के लिए काम करना शुरू कर देता है। अशोक जोशी गैंग के साथ माया डोलस ने करीबन 4-5 साल काम किया। बट इंटरेस्टिंग स्टोरी ये नहीं है कि इसने उस गैंग के साथ 4-5 साल काम किया। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि इन 4-5 साल के दरमियान ये जो पीरियड है जो अशोक जोशी गैंग के साथ इसने काम किया, उस दौरान इसने क्या क्या किया और किन किन लोगों से इसकी मुलाकात हुई। अशोक जोशी इकलौता गैंग नहीं था जिसके लिए माया डोलस काम कर रहा था, और यही इसका डाउनफॉल भी आगे साबित होने वाला था, क्योंकि इसके पाँव जो हैं एक नाव में नहीं थे, अलग अलग नाव में थे। और अशोक जोशी के गैंग में काम करते हुए ही यही वो मौका था जब इसकी मुलाकात होती है अपने फ्यूचर बेस्ट फ्रेंड से, जिसका नाम था दिलीप बुआ। अगर आपने शूट आउट एट लोखंड वाला मूवी देखी हो तो मेरे ख्याल में तुषार कपूर ने वो रोल किया था, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड शार्प शूटर्स मुंबई के अंडरवर्ल्ड सीन का। यहाँ पे इसकी मुलाकात दिलीप बुआ से होती है। अगर आप चाहते हैं कि दिलीप बुआ के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दी जाए तो मुझे एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, होगा तो मैं उसके बारे में भी रिसर्च करके आपको उसकी कहानी, उसकी ज़िंदगी के बारे में भी बताने की कोशिश करूँगा। बिकॉज आई थिंक अगर हम माया डोलस के बारे में बात कर रहे हैं तो इट मेक सेंस कि आप दूसरे किरदारों के बारे में भी समझें। तो दिलीप बुआ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एनीवेज, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और ये भी है कि दिलीप बुआ जो है, जिसकी मुलाकात यहाँ पे हमारे माया डोलस से होती है, इस दिलीप बुआ को रमा नायक से मिलवाने वाला और कोई नहीं माया डोलस ही था। ये बात है 82-83 के आसपास की, द सेम टाइम फ्रेम जहाँ पे अशोक जोशी गैंग के साथ काम कर रहा था। मुलाकात दिलीप बुआ से होती है और रमा नायक से माया डोलस ही दिलीप बुआ को मिलवाता है। अब अशोक जोशी गैंग में शामिल होने के बाद और दिलीप बुआ के कनेक्शन में आने के बाद इसने दिलीप बुआ के साथ बाहर एज अ थर्ड पार्टी भी काम करना शुरू कर दिया। यही है वो छोटी छोटी चीज़ें जो आगे जाके प्रॉब्लम में क्रिएट होने वाली थी। और इनका काम क्या था? लोगों से रंगदारी करना, लोगों को फ़ोन करना, धमकी देना, एक्सटॉर्शन करना, किसी को पीट के दुकान से चंदा कह रहा हूँ, हफ्ता वसूल करना। ये सारे काम थे, पैसे वसूलने का काम बेसिकली, जो ये किया करता था दिलीप बुआ के साथ मिलके। और आपको ये भी बता दो कि अशोक जोशी गैंग के साथ जब ये काम कर रहा था और बाहर भी अपने पर फैला रहा था, 1986-87 के आसपास की बात है जब ये छोटा राजन के संपर्क में आता है। जी हाँ, छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम का सिनारियो। तो डी कंपनी से कनेक्शन इसका बैठने वाला था उस समय जब ये अशोक जोशी गैंग के लिए ऑलरेडी काम कर रहा था, उस गैंग के लिए भी काम कर रहा था और दिलीप बुआ के साथ अपनी रंगदारी भी बाहर कर रहा था। तो बेसिकली माया डोलस इस समय, जैसे मैंने कहा आपको, अलग अलग नाव में अलग अलग तरीके से अपने पाँव पसरा के बैठा था और ये सोच रहा था कि बहुत जल्दी मुंबई का अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन वही बनने वाला है। पर ऐसा कहते हैं अक्सर, पूर्वजों ने हमारा तो यही कहा है कि अगर आप एक से ज़्यादा नाव में पाँव लेकर चलते हो तो आपका डाउनफॉल बहुत जल्दी होता है, और वही माया डोलस के साथ होने वाला था। और चक्कर ये है कि माया डोलस से ज़्यादा क्लोज छोटा राजन के दिलीप बुआ था, और इनको ये लगने लगा था, दिलीप बुआ अक्सर छोटा राजन के लिए काम किया करता था। माया डोलस चाहता था कि डी कंपनी में एंट्री हो उसकी, उसके लिए काम करना चाहता था, तो इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। और ऐसा लोग कहते हैं कि 1988 में दिसंबर में जब अशोक जोशी गैंग की जो हत्या करी गई थी, हाईवे पे जो शूट आउट हुआ था और पूरे के पूरे गैंग को मार दिया गया था, उसके 1-2 महीने पहले ही इन्होंने इस गैंग को छोड़ दिया था, अशोक जोशी गैंग को। कई लोग ये भी कहते हैं कि अशोक जोशी ने 4-5 महीने पहले ही अपने गैंग से निकाल दिया था। तो अलग अलग तरीके की स्टोरी है कि आखिरकार अशोक जोशी गैंग से माया डोलस का कनेक्शन कैसे टूटा। वन ऑफ द रीजंस जो बताया गया था माया डोलस को अशोक जोशी गैंग से निकालने का, वो ये था कि वो खुद भी अलग अलग गैंग्स के साथ काम करता था, अपना खुद का भी काम किया करता था।
और इसी वजह से अशोक जोशी को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि तू मेरे लिए भी काम कर रहा है और अपने काम को भी आगे प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा है। एक और गैंगस्टर था अमर नायक, जिसके साथ इसका झगड़ा चल रहा था। तो अशोक जोशी को ये धोखा दे रहा था, अपना काम करने की कोशिश कर रहा था, अमर नायक से दुश्मनी थी। तो इसका आधा समय जो है वो छुपने छिपाने में बिता रहता था। कभी यहाँ छुप रहा है, कभी वहाँ छुप रहा है, कभी इसकी शरण में, कभी उसकी शरण में। कोई एक स्पेसिफिक मौका ऐसा नहीं होता था जहाँ पे माया डोलस आराम से घूम सके और अपने काम को, अगर उसको कोई काम दिया जाए तो वो ढंग से कर सके, क्योंकि आधा समय इसका छुपने छुपाने में ही बीत जाता था। तो एक तरफ अशोक जोशी से खतरा, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि ये बाहर काम कर रहा है। दूसरा अमर नायक से खतरा, और तीसरी इच्छा इसकी दाऊद इब्राहिम के गैंग को ज्वाइन करने की। इन सब चीज़ों के बीच में माया डोलस की ज़िंदगी जो है, उसकी जीवन की जो विडंबना है वो करवटें ले रही थी। और माया डोलस ये नहीं समझ पा रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। और जैसा मैंने आपको वीडियो में बार बार बताया, एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान, एक महत्वाकांक्षी इंसान तो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारता था और खुद ही सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश किया करता था। बट सॉल्यूशन ढूंढने से ज़्यादा अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ज़्यादा मारा करता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 87 के आसपास में ये छुप आ रहा था। इसी दौरान ये पहुंचता है वाईकला। वाईकला में एक इनके बहुत करीबी मित्र हुआ करते थे, पैसे वाले। उनका नाम था पवार। अब वो पवार कौन है आप सोचते रहिए। तो पवार जी के यहाँ पहुँच के ये आगे फ्यूचर में क्या किया जाए, अब क्या एक्शन लिया जाए, कैसे चीज़ों को सॉल्व आउट किया जाए, कैसे काम को आगे बढ़ाया जाए, ये सारी की सारी प्लानिंग इसके दिमाग में चल रही थी। सन की तो था ही। अचानक से पवार साहब एक दिन एक ऑफ़र लेके आते हैं। वो कहते हैं कि सायन में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे कुछ लोग हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं है, उसका मारना वारना कुछ नहीं है, जाके सिर्फ धमकी दे के आ जाना ताकि थोड़ा वो समझ जाए, ताकि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। अब ये इंसान इतना ज़्यादा सनकी था कि इसको सिर्फ ये बोला गया था पवार के द्वारा कि सायन में जाके सिर्फ उस इंसान को धमकी देनी है। ये वहाँ पे जाता है और साथ में एक चाकू लेके घुमा करता था। उस समय इसके पास पिस्टल विस्टल कुछ नहीं हुआ करती थी, एक रामपुरी चाकू लेके घुमा करता था। ये चाकू लेके जाता है वहाँ पे धमकी देने के लिए, बट इवेंचुअली वहाँ पे कत्ल करके आ जाता है। जस्ट इमेजिन कि सिर्फ बोला गया है कि धमकी दे के आ जाना, पर इंसान का कत्ल करके आ जाता है। कत्ल करता है और वापस से वाईकला आके आराम से उस रूम पे बैठ जाता है और पवार को बड़े इत्मीनान से, बड़े नॉर्मल तरीके से बताता है कि मैंने उसको ढेर कर दिया। अब खून खराबे की बात तो मैं आप लोगों के साथ कर ही रहा हूँ, आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुनाता हूँ। और ये एक ऐसी स्टोरी है जो आगे फ्यूचर में फिर से रिपीट होने वाली होती है और है इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो 1987 का ईयर एंड हो रहा था, 88 आने वाला था। 31st की नाइट थी। 31st की नाइट को सब पार्टी करते हैं, ये भी पार्टी करने के लिए निकला। तो उस समय संजय दत्त की एक मूवी आई थी ईमानदार, और ईमानदार का उस समय एक गाना काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, और इस दिल में क्या रखा है, रोमांटिक सॉन्ग, दर्द भरा गाना। ये भाई साहब को ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद था, अक्सर सुना करते थे। तो एक क्लब में गए पार्टी करने के लिए। पार्टी में वेटर से रिक्वेस्ट करके उस गाने को चलवाया, विच इज़ फाइन, लोग अपने फेवरेट गाने चलवा देते हैं। पर माहौल उस समय उस दिन अलग था, क्योंकि उस दिन पार्टी का माहौल था। बट फिर भी एक दुख भरा गाना चलाया गया, क्योंकि रिक्वेस्ट करी गई थी। उस गाने को चलाया गया भाई, एक बारी चला दिया, दूसरी बारी फिर फोर्स किया चलाने को, तीसरी बारी फिर फोर्स किया। ऐसे करते करते ऐसा लोग कहते हैं कि करीबन 6 से 8 बारी वहाँ पे ये गाना चलाया गया कि और इस दिल में क्या रखा है। अब आप माहौल समझ सकते हो कि जहाँ पे लोग हंसी खुशी का माहौल, उसमें समय बिताने के लिए आए हैं, पार्टी करने के लिए आए हैं, वहाँ पे अचानक से कोई और इस दिल में क्या रखा है उस गाने को चला दे। ऑब्वियसली लोगों को गुस्सा आया, लोग फ्रस्ट्रेट हुए कि बार बार एक ही एक गाना चलाने की कोशिश करी जा रही है। तो इवेंचुअली लोग वहाँ पे थोड़ा बगावत करना शुरू कर देते हैं, व्हाट द फक इज़ गोइंग ऑन। लोग शिकायत करते हैं, तो वहाँ पे इसका झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वेटर से झगड़ा होता है, वहाँ पे जो लोग गेस्ट्स थे उनके साथ झगड़ा होना शुरू होता है, बाउंसर्स आते हैं उनके साथ झगड़ा होना शुरू होता है। माया डोलस की वेटर के साथ, बाउंसर के साथ, पब्लिक के साथ, सबके साथ झगड़ा हो जाता है, और इवेंचुअली एक बारी फिर से माया डोलस की पिटाई हो जाती है। जस्ट सोचो, एक गैंग का बंदा है, अच्छा खासा गुंडा है, और एक बारी फिर से 82 में इसकी पिटाई हुई थी एक बारी, जहाँ पे चाटी भाई ने इसको मारा था। आज फिर से एक बारी इसकी क्लब के अंदर पिटाई हो जाती है संजय दत्त के गाने की वजह से। अब संजय दत्त को इनको सॉरी बोलना चाहिए, पर संजय दत्त ने सॉरी नहीं बोला। संजय दत्त ने आगे जाके अंडरवर्ल्ड का साथ दिया मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट करवाने के लिए। AK-47 की ट्रांसपोर्टेशन और RDX उसके घर में जो रखा गया, उन सब चीज़ों में हेल्प करी। तो संजय दत्त ने अलग तरीके से एक थैंक यू बोला माया डोलस जैसे लोगों को, जो इनके गानों को पसंद किया करते थे, इनकी मूवीज़ को पसंद किया करते थे।
यहाँ से पीट के इनको भगा दिया जाता है साथियों के साथ और कहा जाता है कि दोबारा यहाँ आ मत जाना। अब चक्कर ये था कि हाथ साथ में चाकू वाकू लेके घुमा करते थे, बट इतने लोग जब सामने आ जाए तो बड़े से बड़ा गुंडा भी जो है घबरा जाता है। और यही हाल माया डोलस का हुआ, अपने साथियों के साथ पिट पिटा के वो वहाँ से निकल जाता है। पर उसके दिमाग में ये बात रह जाती है कि मेरी बेइज्जती हुई है, और इस बेइज्जती को किस तरीके से ये इसका बदला लेता है वो आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा। हालांकि माया डोलस की 2 बारी पिटाई हो चुकी थी, पर जैसे मैंने आपको बताया छोटा राजन के संपर्क में भी था, दिलीप बुआ के साथ भी काम कर रहा था, अशोक जोशी के साथ काम कर चुका था, अमर नायक से दुश्मनी थी। तो बेसिकली ही वाज अ डिसेंट नेम। महाराष्ट्र के, मुंबई के अंडरवर्ल्ड के सीन में लोग जानने लगे थे इसकी जो क्रिमिनल गतिविधियाँ थी। फिर इसको एक अपॉर्चुनिटी और मिलती है और इसका ये एक एंटरप्रेन्योर वाला जो दिमाग है वो खुलकर सामने आता है यहाँ पे। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने बिस्सी का नाम सुना है। तो बिस्सी बेसिकली महाराष्ट्र में होती है, जैसे आप लोग कमेटी डालते हो ना आजकल, जो किटी पार्टीज़ होती हैं कि आप हर महीने कुछ पैसा डालते हो और हर महीने कोई इंसान एक पैसा उठाता है और वो साइकिल चल रहा होता है। उसी तरीके से मुंबई में भी लोग किया करते थे। जो चौल वाले लोग थे वो ऐसा किया करते थे अपने एक्सपेंसेस को, किसी को बड़ा एक्सपेंस आ गया तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वेरी सिमिलर टू किटी पार्टी एंड कमेटी वाला स्टाइल। तो 20-20 रुपये से काम किया करते थे। हर कोई इंसान, मान लीजिए 10-20 इंसान हैं चौल के, 20-20 रुपये सब डाला करते थे। एक इंसान को एक महीने में वो पैसा मिला करता था और वो साइकिल तब तक चलता था जब तक हर किसी को पैसा ना मिल गया हो। तो हर कोई उस तरीके से पैसे डाला करता था। ये काम जो 20 रुपये से शुरू हुआ था धीरे धीरे लाखों तक पहुंच जाता है और ये बिस्सी जो है पूरे मुंबई के अंदर फेमस हो जाती है। अब चक्कर ये है कि इनिशियली लोग ईमानदारी से ये काम किया करते थे, फिर ऐसे मौके बनने लगे जहाँ पे जब लाखों और 1-2 जगह पे करोड़ों की भी डील्स होने लगी, लोग पैसा ले लेते थे और उसके बाद आगे अपना कंट्रीब्यूशन नहीं डालते थे। तो कई किस्से ऐसे सामने आने लगे जहाँ पे लोगों ने पैसा डाला, एक इंसान ने पैसा उठाया और फिर अपना कंट्रीब्यूशन आगे देने से मना कर दिया। अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड डूइंग दैट। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? नॉर्मल लोग थे, कोई गुंडे तो थे नहीं कि कोई सॉल्यूशन निकाल ले। तो यहाँ पे एक ग्रुप ने सोचा कि माया डोलस की मदद ली जाए। वो माया डोलस के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, आप अगर उस इंसान को डरा धमका के हमारे पैसे निकलवा दें तो आपको हम कुछ उसमें से शेयर दे देंगे। तो माया डोलस का काम बेसिकली, उसको एक नया काम मिला लोगों की बिस्सी वसूल करने का। तो जो इंसान पैसे लेके बैठ जाया करता था, आगे कंट्रीब्यूशन नहीं किया करता था, माया डोलस उसके पास जाता था, उनको धमकी देता था और उनसे पैसे निकलवाता था और जिनके वो पैसे होते थे उनको रिटर्न कर दिया करता था आफ्टर टेकिंग सर्टेन कमीशन। अब आप सोचोगे यहाँ पे कि यार माया डोलस तो बड़ा रॉबिनहुड टाइप का इंसान है, गरीबों की मदद किया करता है, पर आप गलत सोच रहे हो। माया डोलस को एक और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दी। जो इंसान पैसे लेके बैठ जाया करते थे, माया डोलस ने उनके साथ भी काम करना शुरू कर दिया। तो जो इंसान पैसे लेके बैठ गया है, माया डोलस उनको प्रोटेक्शन देने लगा कि कोई उनसे अगर पैसा लेने के लिए आए तो माया डोलस उनको डरा धमका के भगा दिया करता था। तो एक प्रोटेक्शन मनी जो है इन इंसानों से भी लेने लगा था वो। जैसे मैंने कहा, ये वो इंसान था जो हर तरीके की नाव में कदम रख के चला करता था और एक नाव में इसका मन नहीं भरता था। तो यहाँ पे भी हरकतें शुरू, वही हवाबाजी, इधर भी खेल रहा था उधर भी खेल रहा था और ये चीज़ें धीरे धीरे लोगों को पता चलनी शुरू हो गई। तो लोगों ने इससे थोड़ी कन्नी काटनी शुरू कर दी। बट माया डोलस फिर भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा था और वो अपॉर्चुनिटीज़ इसकी ज़िंदगी में आने वाली थी विथ अ टिंज ऑफ हिस्ट्री, जो इसके डाउनफॉल का कारण बनने वाली थी। अच्छा, आपको ये भी बता दो कि भाई साहब को महंगी चीज़ों का शौक़ था। वाइट पद्मनी गाड़ी उस समय काफ़ी फेमस हुआ करती थी, उसमें घुमा करता था। ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी, जो अपनी गुंडागर्दी करनी थी वो करनी थी। दिसंबर 1988 में अशोक जोशी गैंग का मर्डर करवाया गया। दाऊद इब्राहिम के द्वारा ये सारा का सारा, छोटा राजन के थ्रू ये सारा का सारा कांड करवाया गया था। और उस हत्याकांड के बाद अशोक जोशी गैंग के जो लोग बच गए थे उनको मारने की जिम्मेदारी दी गई माया डोलस को और वो दी गई थी दाऊद इब्राहिम के द्वारा। तो माया डोलस को बेसिकली सुपारी दी जाती है दाऊद इब्राहिम के द्वारा इन बचे कुचे गैंग मेंबर्स को मारने की। माया डोलस खुश कि अब तो भाई को इम्प्रेस करने का मौका आ गया है। फील्डिंग सेट करी जाती है, पता किया जाता है कि वो लोग कहाँ पर हैं। उस समय था गणपति का सेलिब्रेशन। तो माया डोलस को ये पता चलता है कि ये जो गैंग मेंबर्स है ये गणपति सेलिब्रेशन के लिए आए हुए हैं। अब महाराष्ट्र में मुंबई जैसे एरिया में गणपति एक बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, हज़ारों लाखों की भीड़ होती है। ऐसी जगहों पे आप सिर्फ मर्डर तभी कर सकते हो जो आप इंडिविजुअली 1-on-1 जाके किसी को चाकू वाकू से या पॉइंट ब्लैंक गोली चला के मारो।
दैट इज़ द ओनली वे ऑफ मेकिंग श्योर कि किसी इनोसेंट इंसान की हत्या ना हो जाए, कोई सिविलियन ना मारा जाए फालतू में क्रॉस फायरिंग में। बट माया डोलस को उस चीज़ से घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। माया डोलस गणपति में जाता है और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू करता है। उन गुर्गों को तो मारता है जो अशोक जोशी गैंग के थे, बट वहाँ पे 5 सिविलियंस की भी मृत्यु हो जाती है, उनकी भी हत्या हो जाती है। अब जब सिविलियंस की मौत होती है तो पुलिस थोड़ा एक्शन में आती है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होती है, थोड़ी फील्डिंग सेट करना शुरू करती है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप रैंडमली अगर ऐसे सड़क के ऊपर आप सिविलियंस को गोली मारना शुरू कर दें, पुलिस भी कभी ना कभी तो काम करेगी। तो पुलिस काम करना शुरू कर देती है। आम नागरिकों की जान जाने के बाद पुलिस कहती है ओके, थोड़ा अब हम भी थोड़ा चौकस हो जाएं और कौन है ये माया डोलस, थोड़ा इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। पुलिस दिलीप बुआ की भी एज इट इज सर्च कर ही रही थी, उस चक्कर में माया डोलस भी इनकी नज़र में आ चुका था। तो पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है और एक बार फिर से चूहे बिल्ली का खेल जो है वो शुरू हो जाता है। इस चूहे बिल्ली के गेम के दौरान जब माया डोलस छुपा हुआ था तो उसे अचानक एक खबर मिलती है, खबर चाटी भाई की। रिमेंबर 82 में जिस इंसान ने इसको भगा के अपने एरिया से भगाया था, सुरेश गोरे। माया डोलस को ये पता चलता है, चूँकि पुलिस इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, एक्शन में आ चुकी थी, कि सुरेश गोरे भी छुपा हुआ फिर रहा था। तो माया डोलस को पता चलता है कि मेरे साथ साथ सुरेश गोरे भी छुपा हुआ फिर रहा है। उसको उसके एरिया की जानकारी मिलती है कि कहाँ पर वो छुपा हुआ है, और 82 का वो किस्सा इसे याद आ जाता है कि किस तरीके से इसकी बेइज्जती करी गई थी। अब डोलस को जब ये किस्सा याद आता है तो वो बदला लेने की सोचता है, और वो सोचता है कि किस तरीके से गोरे को उसको ठिकाने लगाया जाए। तो पता लगवाने की कोशिश करता है कि आखिरकार गोरे रह कहाँ रहा है। तो पता चलता है कि परेल में एक इंसान है जिसका नाम है दीपक अंबेडकर, उसके यहाँ पे गोरे जो है छुपा हुआ है। उसका काफ़ी क्लोज मित्र हुआ करता था, तो वहीं पे रह रहा था, और पुलिस से बचने के लिए उसने वहीं पे अपना ठिकाना बना रखा था। तो डोलस अपने लड़कों को कहता है कि जाके रेकी करो कि क्या सीन है एंड किस तरीके से इसकी फील्डिंग करी जा सकती है। फील्डिंग यानी किस तरीके से इसका मर्डर किया जा सकता है। वो जब रेकी करते हैं तो ये पता चलता है कि अंबेडकर जो है इस समय हॉस्पिटलाइज्ड है, हॉस्पिटल के अंदर है, क्योंकि उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए वो हॉस्पिटलाइज्ड था। हॉस्पिटल का नाम KEM हॉस्पिटल। फिर माया डोलस को पता चलता है कि सुरेश गोरे जो है दीपक से मिलने के लिए KEM हॉस्पिटल गया हुआ है। तो माया डोलस इस बात का इंतज़ार नहीं करता कि सुरेश गोरे हॉस्पिटल से बाहर निकल आए, वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंचता है और एक बार फिर से अंधाधुंध वहाँ पे गोलियाँ चलाना शुरू करता है। वो ये नहीं देखता कि वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, नर्सेस हैं, इनोसेंट लोग हैं, वो बस गोलियाँ चलाना शुरू करता है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सुरेश गोरे वहाँ से बच के निकल जाता है। अब आप सोचोगे कि अगर सुरेश गोरे वहाँ से बचकर निकल गया था तो जो बदला लेने के लिए माया डोलस वहाँ पे आया था, बदला तो ले नहीं पाया, तो वो भी वहाँ से निकल गया होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जान ना पहचान तू मेरा मेहमान, ये जाता है और दीपक अंबेडकर को उसको गोली मार के ख़त्म कर देता है। मतलब जिस बंदे से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, जान पहचान नहीं, कोई लेना देना नहीं, जिसने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, जस्ट बिकॉज ये सुरेश गोरे को नहीं मार पाया, ये जाके दीपक को गोली मार के उसकी हत्या कर देता है। अच्छा, अब चक्कर ये है कि इन सब चीज़ों के बीच में ये छोटा राजन के लिए भी काम कर रहा था, डी कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। तो डी कंपनी के लिए भी काम कर रहा है, अपने लिए भी काम कर रहा था, और दिलीप बुआ के साथ भी काम कर रहा था, और ये सारी की सारी हरकतें इसकी जो है वो चल रही थी। तो बेसिकली एक फेमस इंसान ये ऑलरेडी बन चुका था मुंबई के अंदर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होनी शुरू होती है डी कंपनी के साथ। अब दाऊद ने भी यहाँ पे देखो थोड़ा सा गलत किया है इसके साथ, जिसका जो आपकी समझ में आएगा। तो कुछ पंजाबी बिल्डर्स थे, जैसा मैंने आपको बताया इनका काम था रंगदारी का, एक्सटॉर्शन वगैरह का। ये उनको फ़ोन करके पैसे मांगा करता था, जो आपने शूट आउट एट लोखंडवाला मूवी में देखी भी होगी। तो ये फ़ोन करता है इन पंजाबी बिल्डर्स को, इतना खोखा दे दो, इतना लाख दे दो, एंड थिंग्स लाइक दैट। और इनको ये महीने महीने फ़ोन करना पड़ता था, तब जाके इनके पास पैसा आता था। अब पंजाबी बिल्डर्स के पास लगातार फ़ोन कॉल्स जा रहे थे माया डोलस के, और ये बिल्डर्स जो है परेशान हो रहे थे। तो ये बिल्डर करता क्या है, अपने कुछ कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करता है और डायरेक्टली दाऊद इब्राहिम का नंबर निकलवाता है और दाऊद इब्राहिम से बात करता है। और दाऊद इब्राहिम को कहता है कि भाई आपके ये लड़के हमें बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं, हम सीधे आपसे डील करना चाहते हैं। आपको जो पैसा चाहिए आप हमें बताओ, हम आपको वो पैसा देंगे, लेकिन हम माया डोलस को बोलो वो फ़ोन ना करे, हम उससे बात नहीं करना चाहते। अब दाऊद इब्राहिम जो है ये कहने के बजाय कि माया डोलस मेरे लिए ही काम करता है, वो इनको कह देता है कि ठीक है डायरेक्टली मुझसे डील करो, माया को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और ये माया को कॉल करता है और कहता है कि आज से बिल्डर जो है मेरी प्रोटेक्शन में है, आज के बाद तो इन्हें फ़ोन नहीं करेगा। यहाँ से इनके बीच में द्वेष होना बेसिकली शुरू होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई इंसान माया डोलस
जो वहाँ पे रंगदारी कर रहा था उसको दाऊद इब्राहिम ने साइड करके डायरेक्टली अपना सिक्का वहाँ पे कर लिया, तो ऑब्वियसली दिल को चोट तो लगती है यार। और यही हुआ था माया डुलस के साथ, दिल पे चोट लग गई और वो इस बात का बुरा मान गया इन इंसिडेंट्स से। और ये अक्सर होने लगा था, जिसको भी ये फ़ोन करता था दाऊद इब्राहिम डायरेक्टली फिर उनसे डील करके माया डुलस को साइड करने लगा था। दाऊद इब्राहिम को एक्चुअली माया डुलस का जो प्रभाव, जो इसका जो पावर बढ़ रहा था मुंबई में, उससे उसको डर लग रहा था। और दाऊद इब्राहिम को ऐसा लगने लगा था कि ये मुझे वहाँ पे रिप्लेस कर देगा, लोग मेरा नाम भूल जाएंगे, मेरे नाम से डरेंगे नहीं, सिर्फ माया नाम रह जाएगा। तो अगर देखा जाए तो दाऊद इब्राहिम वॉज एक्चुअली इनसिक्योर अबाउट माया डुलस। तो ये मन में भेदभाव चलने लगी और स्प्लिट होने की सिचुएशन आ चुकी थी। माया डुलस मन बना चुका था कि अब मुझे दाऊद इब्राहिम के लिए उसके लिए काम नहीं करना है। और यही वो दौरान था, आई थिंक 89-90 के आसपास में, जब एक बारी दाऊद इब्राहिम का एक कंसाइनमेंट, गोल्ड का 3 कंसाइनमेंट जो है मुंबई में आता है और माया डुलस को जिम्मेदारी दी जाती है उस कंसाइनमेंट को रिसीव करने की। अब माया डुलस क्या करता है, उस कंसाइनमेंट को, जिसकी वैल्यू करीबन 1.25 करोड़ के आसपास बताई जाती है 90s में, उसको रिसीव करता है और उसके गंतव्य तक पहुंचाने के बजाय उसको खुद लेके रफू चक्कर हो जाता है, लेके भाग जाता है। अब जब वो इसको लेके भाग जाता है तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि उसने डायरेक्टली दाऊद से पंगा ले लिया था, दूसरा ये कि दाऊद के मन में अब ये बैठ गया था कि अब अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो लोग मेरे इज्जत की ऐसी तैसी कर देंगे, जो उसका रुतबा था, जो उसका खौफ था, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर कल का आया हुआ कोई गुंडा दाऊद इब्राहिम का कंसाइनमेंट लेकर निकल जाए और दाऊद इब्राहिम कुछ ना करे तो दाऊद की जो इज़्ज़त है वो 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी। तो दाऊद इब्राहिम ने ये सोचा कि टाइम टू टेक एक्शन और माया डुलस को सबक सिखाने की ज़रूरत है। और यहाँ से सिचुएशन पहुँचती है शूट आउट एट लोखंडवाला तक, जहाँ पे माया डुलस का शूट आउट किया गया था, एनकाउंटर किया गया था। लोगों का ये मानना है, जो मूवी में भी दिखाया गया, कि ये जो टिप थी कि माया डुलस और उसके साथी जो हैं दिलीप बुआ और दूसरे लोग जो हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पर हैं, ये टिप जो है दाऊद इब्राहिम के द्वारा ही पुलिस वालों को दी गई थी। जब ये शूट आउट हुआ था और पुलिस ने जब वहाँ से सामान निकाला था तो करीबन 70 लाख रुपए वहाँ से कैश बरामद हुआ था। और इतना बड़ा काम कभी माया डुलस ने किया नहीं था कि कहीं और से उसके पास पैसा आए। तो ये पैसा जो था वो बेसिकली दाऊद इब्राहिम के सोने का था। बाकी के 50 लाख रुपए जो हैं वो इसने हथियार खरीदने में, दूसरे लड़कों को रिक्रूट करने में, थोड़ी अय्याशी करने में, इन सब चीज़ों में बिता दिया था। अच्छा, ये जो शूट आउट हुआ और ये जो टिप दी गई थी दाऊद के द्वारा और जो सोना चुराया गया था माया डुलस के द्वारा, इसके बीच में भी काफ़ी कुछ हुआ था जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ये सोना चुराने के बाद DN नगर में ये अपना खुद का गैंग शुरू कर देता है और उस समय कुछ और गैंग्स भी थे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे थे। माया का जो गैंग था उसके अंदर दिलीप बुआ भी शामिल था। यहाँ पे इनकी दोस्ती ऐसी हो गई थी, मतलब चड्डी बड़ी टाइप की, कि अगर माया को पकड़ना है तो बुआ को पकड़ लो और अगर बुआ को पकड़ना है तो माया को पकड़ लो। दोनों में से किसी एक को भी पकड़ लिया तो दूसरा अपने आप से गिरफ्त में आ जाएगा। अच्छा, ये सब गैंगबाजी जब फिक्स हो रही थी तो 2 गैंग्स की और राइवलरी चल रही थी, शेट्टी गैंग की और रहाणे गैंग की, दशरथ रहाणे की। अब शेट्टी गैंग और दशरथ रहाणे गैंग के बीच में भी माया की एंट्री होती है। अब वो एंट्री कैसी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो शेट्टी गैंग ने क्या किया, उन्होंने हायर किया 2 लोगों को दशरथ रहाणे को मारने के लिए, सुपारी दी गई थी। पर एन मौके पे इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि ये जो 2 इंसान थे ये पहले दशरथ रहाणे गैंग के लिए काम कर चुके थे। तो शेट्टी को ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं, या डबल क्रॉस तो नहीं कर देंगे। तो सुपारी दी जाती है माया डुलस को। माया डुलस फिर से फील्डिंग सेट करता है, रेकी शुरू करता है दशरथ रहाणे की और इवेंचुअली फाइनलाइज करता है एक मौका जहाँ पे वो अपनी गर्लफ्रेंड से रेगुलरली एक बिल्डिंग में मिलने के लिए जाया करता था। एक दिन दशरथ रहाणे अपने गर्लफ्रेंड से मिलकर नीचे आता है और माया डुलस उसको अंधाधुंध गोलियां मार के ख़त्म कर देता है। यहाँ पे माया डुलस अब पिस्टल्स यूज़ करने लगा था, रिवॉल्वर्स यूज़ करने लगा था। एक इंसिडेंट और है, इसके पहले कि मैं रैप अप की तरफ बढ़ूँ, एक इंसिडेंट और है, वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। एक रेस्टोरेंट हुआ करता था मेघराज रेस्टोरेंट करके, काफ़ी ज़्यादा फेमस था और काफ़ी ये गैंगस्टर्स गुंडे वुंडे जो है काफ़ी वहाँ पे जाया करते थे पार्टी वार्टी करने के लिए। माया डुलस भाई साहब फिर से एक बारी जाते हैं पार्टी करने के लिए, फिर से वहाँ जाते हैं और फिर से वहाँ पे इनकी वेटर से झगड़ा हो जाता है। बाउंसर वाउंसर आते हैं, झगड़ा आगे बढ़ ही रहा था, पर इस बारी चाकू साथ में नहीं था, इस बारी पिस्टल साथ में थी। तो ये वहाँ पे गोलियाँ चलाना शुरू करता है, अंधाधुंध गोलियाँ, चारों तरफ फानूस टूट रहे हैं, शैंडलियर टूट रहे हैं, ऐसा किस्सा हो गया था।
बेचारा ओनर दौड़ते हुए आता है, भागते हुए आता है कि सर आप ऐसा मत करो, रेस्टोरेंट को नुकसान हो रहा है, दिस एंड दैट एंड ऑल दोस थिंग्स। जब वो रिक्वेस्ट कर रहा था, उसके बाजू में कनपट्टी पे उसके बंदूक लगाते हुए और गोलियां चलाता है और नुकसान करता है। और वहाँ से निकलते हुए कहता है कि अगली बारी कोई पूछे तो कहना माया आया था। ये वही डायलॉग है कि कहना माया आया था जो आपको मूवी में दिखाया गया है, जो विवेक ओबराय ने किया था कि कहना माया आया था। तो ये इंस्पिरेशन जो ये डायलॉग का उस पर्टिकुलर रियल लाइफ इंसिडेंट से निकाला गया है। खैर एनीवेज, ये सनकी इतना ज़्यादा था, हवाबाज इतना ज़्यादा था, और ये इसका डाउनफॉल भी साबित होने वाला था। अब पुलिस इसके पीछे क्यों पड़ी इसका शूट आउट करने के लिए, इनकाउंटर करने के लिए, उसकी जो स्टोरी है वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो बेसिकली ये है कि एक बार ये किसी एक केस के चक्कर में इसको कोर्ट लेके जाया जा रहा था, किसी रंगदारी की केस में। तो कोर्ट लेके जब जाया जा रहा था तो कोर्ट के परिसर से ही ये 2 पुलिस वाले थे, साथ में एक कांस्टेबल था, एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर टाइप का कोई इंसान था। ये उनकी बंदूक छीन के एक पुलिस वाले को गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है। और ये इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि पुलिस सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, आंख फेर सकती है, बट अगर पुलिस वाले को गोली मार दी जाए, ये पुलिस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। और माया डुलस ने वो लाइन क्रॉस कर दी थी। उस हवलदार को गोली मारने के बाद उसने पुलिस को अपना दुश्मन बना लिया था। पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, और इसी बात का फ़ायदा दाऊद इब्राहिम ने उठाया था, उसकी टिप देके कि माया डुलस है कहाँ। अब माया डुलस को जब शूट आउट एट लोखंडवाला जो है वो किया गया, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कि कौन सी बिल्डिंग के कौन से विंग में, कौन से फ्लैट में, कौन से फ्लोर के ऊपर अंदर माया डुलस उसका गैंग टिका हुआ है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को दी गई थी। अब ये पुलिस वाले कौन थे? कबीर राणे, सुनील देशमुख और इकबाल शेख, ये 3 जो आपको मूवी के अंदर भी दिखाया गया, ये वहाँ पहुँचते हैं और इनकाउंटर कर दिया जाता है, और इस तरीके से माया डुलस की ज़िंदगी को एंड कर दिया जाता है। ये बेसिकली स्टोरी थी माया डुलस की। अब 2 और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको आगे स्टोरीज जाननी हो तो एक तो ये शूट आउट एट लोखंडवाला कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया, अगर आप उसके बारे में चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर बताइएगा। और एक दिलीप बुआ, आई थिंक दिलीप बुआ के बारे में वीडियो बनाऊंगा मैं, बिकॉज ही इज़ वन मोर टाइम, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्बियाज, वन मोर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जिसके बारे में, जिसकी ज़िंदगी के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है, कह रहा हूँ मैं बार बार ही, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल गुंडे नहीं हैं, ये भी टेररिस्ट रह चुके हैं। पर ये टेररिस्ट ऐसे हैं जिनको दूसरे टेररिस्ट के द्वारा ही, जैसे बुरहान वानी जैसे लोग हैं, उनकी तरह ही इनको लोकल लोगों के द्वारा पूजा जाता है, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, पुलिस से बचने में इनको संरक्षण दिया जाता है। और ये संरक्षण आगे जाके देश के लिए कितना ज़्यादा घातक साबित होता है, ये 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में आप लोगों ने देख लिया था। और अगर अभी भी आप लोगों ने अपना सबक नहीं सीखा है तो आगे भी ऐसा कोई ना कोई कांड होगा और आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। एनीवेज, ये थी माया डुलस की ज़िंदगी। अगर आप चाहते हो, जैसे मैंने आपसे पूछा, अगर आप चाहते हो मैं दूसरे लोगों के बारे में बात करूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियोज़ उनको देखें। चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहे तो मेंबर बन के फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी नॉमिनल अमाउंट, बट अगेन वॉलेट आपका, कार्ड आपका, मर्जी आपकी, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आज समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में जल्द मुलाकात करूँगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।